प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का इतिहास का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय इतिहास का दूसरा अध्याय नात्सीवाद और हिटलर का उदय, इस अध्याय पर चर्चाएं होंगी। इस अध्याय पर पीछे एक वीडियो बन चुका है। आज हम लोग उसके आगे दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। तो जो पिछले भाग में हम लोगों ने अध्ययन किया, उसमें नात्सीवाद विचारधारा का उदय कैसे हुआ, इस बारे में चर्चाएं की गई थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य की स्थापना, वर्साय की संधि और वर्साय की संधि के बाद नात्सी विचारधारा का उदय कैसे होता है, उस को हमने पढ़ा था। अब उसके आगे हम लोग हिटलर के बारे में अध्ययन करेंगे कि जर्मनी में हिटलर का उदय कैसे हुआ और हिटलर की पॉलिसी क्या थी और हिटलर ने जर्मनी में कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में आज चर्चाएं शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, हिटलर के उदय के बारे में देख लें। हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। लड़के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही है, और ऑस्ट्रिया एक अलग देश है जो यूरोप महाद्वीप में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र था 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। और प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया की सेनाएं मिल करके मित्र राष्ट्रों से लड़ाइयां लड़ी थी। हालांकि ये लोग पराजित हो गए थे। तो ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग देश हैं। प्यारे बच्चों, इस कंफ्यूज को दूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और हिटलर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 ईस्वी में कामगार दल का सदस्य बन गया। बाद में वह राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन कार्यकर्ता पार्टी का सदस्य बन गया, जो आगे चल करके नात्सी दल के रूप में सामने आया। अब जब वर्साय की संधि 1919 में थोप दी गई थी और जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का दोषी ठहरा दिया गया था और जर्मनी का अपमान किया गया था, और इस स्थिति का फायदा नात्सी विचारधारा के लोगों ने उठाया। ये विचारधारा के लोग और इस पार्टी ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अपमान का बदला लेने के लिए जन समर्थन हासिल करना शुरू कर दिया। तो हिटलर का उदय इस तहत होता है। अब हिटलर प्रचलित क्यों हुआ, लोकप्रिय क्यों हुआ? तो वह जर्मन कार्यकर्ता पार्टी जो नात्सी दल आगे हो गया था, इससे जुड़ करके नात्सी दल का एक प्रमुख लीडर हो गया, प्रमुख नेता बन गया, और उसने बड़े बड़े वादे किए। उन वादों में जो मुख्यतः बातें थी वे ये थी कि जर्मनी को यूरोप का एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया जाएगा, जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाया जाएगा, जर्मनी के अपमान का बदला लिया जाएगा, जर्मनी को आर्थिक रूप में एक समृद्ध देश बनाया जाएगा, जर्मनी में बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, जर्मनी के साम्राज्य का विस्तार किया जाएगा, जर्मनी के राइन लैंड पर कब्जा कर लिया जाएगा, जर्मनी के जो प्रमुख क्षेत्र उद्योग, जो खनिज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र अल्सास लॉरेन, सार और रूस पर पुनः कब्जा किया जाएगा, जर्मनी की सैनिक क्षमता में वृद्धि कर दी जाएगी और जर्मनी को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभारा जाएगा। इस बड़े बड़े वादे से नात्सी दल की लोकप्रियता में वृद्धि होने लगी थी और इसके लिए
जर्मनी में रैलियां और सभाएं आयोजित की गई। हिटलर जो था वह बड़ा वक्ता, बहुत ही अच्छा वक्ता था। वह बड़ा अच्छा भाषण दिया करता था। जब वह भाषण देता था तो लाखों की संख्या में भीड़ जुटती थी और वह लोगों को अपनी तरफ मोहित कर लेता था। उसकी भाषण बड़ी दमदार होते थे और उसने जनता से रैलियों और सभाओं के माध्यम से बड़े बड़े वादे किए और इस तरीके से वह जन समर्थन हासिल किया और धीरे धीरे जो है नाजीवाद विचारधारा और नाजी दल की लोकप्रियता जर्मनी में बढ़ने लगी थी और वाइमर गणराज्य की स्थिति कमजोर हो गई थी, क्योंकि वह अस्थिर सरकार थी, कभी भी अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाती थी, जिसका वजह था कि किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलना। दूसरी घटनाएं घट रही थी वैश्विक महामंदी की। 1929 में वैश्विक महामंदी आ चुकी थी और इस महामंदी से पूरी दुनिया ग्रस्त थे। खास तौर से जर्मनी पर इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा, बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा था और ऐसी स्थिति में नाजीवाद को फलने फूलने का मौका मिला। बात करें तो 1929 में हिटलर की पार्टी नाजी दल को केवल 2.5% ही वोट प्राप्त हुए थे, लेकिन इसकी लोकप्रियता धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि 1933 के चुनाव में 37% वोट मत प्राप्त हुआ और 1933 में जर्मनी में नाजी दल की सरकार, एक तानाशाही सरकार की स्थापना हुई। इस नाजी दल की सरकार के मंत्रिमंडल का प्रमुख जो नेतृत्व होता था वह चांसलर का होता था और जर्मनी में हिटलर 1933 ईस्वी में चांसलर, जो प्रधानमंत्री की तरह एक पद होता था, चांसलर बना और जर्मनी में तानाशाही शासन की शुरुआत हो गई। अब हम लोगों ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनने तक के बातें कर लिया। अब जर्मनी में चांसलर बनने के बाद हिटलर ने ऐसे क्या क्या कार्य किए, तो सबसे पहले उसके जो नाजी दल थे उसके सबसे बड़े शत्रु कम्युनिस्ट थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। अब हिटलर ने सबसे पहले कम्युनिस्टों को देश से बाहर निकालने का प्लान तैयार किया, योजना बनाया। उसने सबसे पहले नागरिक कानून के अधिकार को रद्द कर दिया, नागरिक अधिकार के कानून को रद्द कर दिया, मौलिक अधिकार खत्म कर दिया, स्वतंत्रताएं लोगों से छीन ली और उसके बाद उसका निशाना कम्युनिस्टों की तरफ था और कम्युनिस्टों को देश से बाहर निकालने के लिए उसने योजनाएं बनानी शुरू कर दी। अब इसके लिए उसने एक विशेषाधिकार अधिनियम लाया। अब इस अधिनियम के अंतर्गत संसद की अनुमति के बिना हिटलर कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता था, यानी संसद की उपेक्षा करके हिटलर अध्यादेश जारी कर सकता था और इसी अध्यादेश से निरंकुश शासन को बढ़ावा दिया। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का लगाम न हो, किसी का लगाम और किसी का अंकुश न हो, उसे निरंकुश कहते हैं। और हिटलर एक तरीके से पूरी तरह से निरंकुश शासन व्यवस्था की शुरुआत की इस विशेषाधिकार अधिनियम के द्वारा। अब तानाशाही प्रवृत्ति का उदय तो हो ही चुका था। अब हिटलर ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए जन समर्थन के लिए और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसमें उसकी विदेश नीति की सफलता थी। उसकी विदेश नीति ये थी कि वह राइनलैंड पर कब्जा कर लिया, अल्सास लॉरेन और सार के क्षेत्रों पर पुनः कब्जा कर लिया। वह धीरे धीरे जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाया और वर्साय की संधि में जर्मनी के अपमान का बदला लेना शुरू कर दिया। उसने वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं वर्साय की संधि को अब नहीं मानता हूं। वर्साय की संधि को मानने से इनकार करके उसके सारी शर्तों का उल्लंघन किया और अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि कर ली। जो आर्थिक खजाने
जर्मनी को देने थे उसको देने से मना कर दिया, राइनलैंड पर कब्जा कर लिया और सैनिक क्षमता में वृद्धि कर ली। तो इस तरीके से संधि का उल्लंघन करते हुए उसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध अपनी शत्रुता का परिचय दिया और फिर जर्मनी जो है यूरोप में मित्र राष्ट्रों के शत्रु के रूप में उभर करके सामने आया। जर्मनी में वर्साय की संधि को केवल नहीं तोड़ा गया बल्कि जर्मनी की साम्राज्य को बढ़ाने के लिए और जर्मनी को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हिटलर ने 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड पर जैसे ही हिटलर ने आक्रमण किया वैसे ही इंग्लैंड और फ्रांस ने पोलैंड की बचाव में सामने आ गए और इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। तात्कालिक कारण क्या? पोलैंड पर हिटलर का आक्रमण। अब इस तरीके से विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। अब एक तरफ इंग्लैंड फ्रांस, दूसरी तरफ जर्मनी। तो जर्मनी ने त्रिपक्षीय समझौता किया। उस त्रिपक्षीय समझौता में इटली और जापान का उसे समर्थन हासिल हुआ। जर्मनी और हिटलर की सबसे बड़ी भूल यह थी कि उसने 1941 ईस्वी में रूस पर हमला कर दिया। यह सबसे बड़ी भूल थी। जर्मनी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। जर्मनी स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और यहां तक कि फ्रांस पर भी आक्रमण किया और सभी पर विजय हासिल किया। फ्रांस के पेरिस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया और जर्मनी की स्थिति यूरोप में अत्यधिक बढ़ने लगी थी। यूरोप में रूस पर आक्रमण करने से रूस भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया और इस तरीके से मित्र राष्ट्र इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, दूसरी तरफ है जर्मनी, जापान और इटली, इन दोनों गुटों के बीच में महायुद्ध का शुरुआत हो चुका था। अब बात करेंगे अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना। तो प्यारे बच्चों, जापान और जर्मनी ने अमेरिका के पर्ल हार्बर, जो अमेरिकी नौसेना का केंद्र था, वहां हमला कर दिया और इसलिए अमेरिका को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया। अमेरिका जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ वैसे ही मित्र राष्ट्रों की शक्ति अत्यधिक बढ़ चुकी थी और द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम स्थिति पर चला गया। 1945 ईस्वी में जापान पर अमेरिका ने जापान के 2 नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 ईस्वी को क्रमशः परमाणु बम से हमला किया गया और जापान को 14 अगस्त 1945 ईस्वी को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। जर्मनी को भी द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय होना पड़ा। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो महत्वपूर्ण कारक था वह हिटलर था। मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और यूरोप में बहुत सी संपत्तियां और जनधन की हानि हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हमने बातें की और जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हिटलर की तानाशाही का भी अंत हो गया। यहां तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। प्यारे बच्चों, उसकी आगे हम बात करेंगे कि हिटलर के नस्लवादी विचारधारा क्या थी, हिटलर की साम्राज्यवादी विचारधारा क्या थी, युवाओं के प्रति हिटलर की सोच कैसी थी, महिलाओं के प्रति हिटलर की सोच कैसी थी और हिटलर में प्रचार की कला कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम लोग क्रमशः अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे हिटलर के नस्लवादी विचार। नस्ल मतलब अब कोई जैसे यूरोप में या अमेरिका में देखते हैं कि श्वेत नस्ल, अश्वेत नस्ल। श्वेत मतलब गोरों को, अश्वेत मतलब काले निग्रों को, यानी नस्ल के आधार पर लोगों को डिवाइड कर देना, बांट देना, ये नस्लवाद कहलाता है, नस्लवादी विचारधारा कहलाती है। जर्मनी में कई नस्ल के लोग थे और जर्मनी में हिटलर ने डार्विन
और हर्बर्ट स्पेंसर, इन दोनों विचारकों की नीति को अपना करके और हर्बर्ट स्पेंसर की जो विचार थी कि जो सबसे अधिक उत्तम होगा वही उसका ही अस्तित्व बना रहेगा, इस विचारधारा को फॉलो करते हुए हिटलर ने अपने नस्ल को सबसे सर्वश्रेष्ठ नस्ल के रूप में दिखाने की कोशिश की। जर्मनी में एक आर्यों की नस्ल थी जिसे नार्डिक समूह कहते हैं, नार्डिक आर्य कहते हैं। एक नार्डिक आर्य के लोग थे, दूसरा यहूदी थे, तीसरा अस्वेट थे, चौथा पोलिश थे, पांचवा रशियन थे। ये नस्ल के लोग यूरोप में वहां थे। अब इस नार्डिक आर्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया और इन लोगों को निम्न और नार्डिक को उच्च वर्ग में डिवाइड कर दिया और इन सभी वर्गों में भी यहूदी को सबसे निम्न वर्ग का बताया और समाज में विभाजन कर दिया। हिटलर का आरोप था कि यहूदी ही ईसा मसीह के कत्ल के जिम्मेदार हैं, इसीलिए यहूदियों को टार्चर करने के लिए प्लान उसने तैयार कर लिया। एक ओर समाजवादियों को बाहर निकाला गया, दूसरी ओर यहूदियों को के ऊपर अत्याचार करना, शोषण करना शुरू कर दिया गया। यहूदियों के लिए कंसंट्रेशन कैंप लगाया गया। कंसंट्रेशन कैंप ऐसा कैंप था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया करके डाला जा सकता था और उस पर कोई भी सुनवाई और बहस नहीं होती थी और कंसंट्रेशन कैंप में डाल करके यूक्रेन में ले जा करके लोगों को मार देना। तो ये नीतियां बनाई यहूदियों के विरुद्ध। ये इसकी नस्लवादी विचारधारा थी, किसकी? हिटलर की। यानी अपने एक नस्ल, जिस नस्ल का था नार्डिक आर्य का, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया, बाकियों की उपेक्षा की, बाकियों पर उसने अत्याचार शुरू कर दिया और इनको अवांछित वर्ग में रख दिया और अपने को वांछित वर्ग में रख दिया और इनके प्रति बहुत सारी ज्यादतियां, बहुत सारे अत्याचार किए गए। तो ये थे हिटलर के नस्लवादी विचार जो नस्ल के ऊपर थे। अब बात करेंगे युवाओं की स्थिति। जर्मनी में हिटलर चाहता था कि युवाओं का एक ऐसा समूह बने जो उसके प्रति समर्पित हो, क्योंकि जर्मनी में जो नाजी दल के लोग थे उन्होंने हिटलर को मसीहा बताया, हिटलर को जर्मनी का रक्षक बताया। इस तरीके से जर्मनी में हिटलर का प्रचार किया गया और हिटलर का मानना था कि युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करना, यानी जो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे उनमें केवल नार्डिक आर्य के बच्चों को ही स्कूल में पढ़ने के लिए अधिकार प्राप्त थे। यहूदियों और अवांछित वर्ग के लोगों के अधिकार को छीन लिया गया। जो यहूदी छात्र थे, जो यहूदी शिक्षक थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया और पाठ्यक्रम में बदलाव करके नस्ल विज्ञान का पाठ्यक्रम शामिल किया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि जो सर्वश्रेष्ठ जाति है वही केवल अस्तित्व में रह सकती है, बाकी का रहना नामुमकिन है, मुश्किल है। तो नस्लवाद विज्ञान को बढ़ावा दिया पाठ्यक्रमों में शामिल करके और इस तरीके से पढ़ाई के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से वहां के युवाओं का ब्रेन वॉश किया गया। यानी उन्हें हिटलर के विचार को मानने के लिए उन्हें पूरी तरह से पढ़ाई पर जोर लगा दिया, लोगों के विचार को बदलने के लिए। तो युवाओं का एक समूह ऐसे तैयार किया और उस समूह के आधार पर उसने संगठन भी बनाए और उसका मानना था कि जर्मन सैनिक में वही भर्ती हो सकता है जो
नाजी दल की सदस्यता लेगा, यानी नाजी दल का सदस्य ही जर्मन सैनिक होगा। इस तरीके से उसने युवाओं की स्थिति को आगे बढ़ाया और केवल वांछित वर्ग नाजी कार्यों को प्रमुखता दी, बाकियों की उपेक्षा की। महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करेंगे कि महिलाओं के प्रति हिटलर की नजरिया कैसा है। तो महिलाओं को वह केवल गृह कार्य में ही, गृहिणी के रूप में ही देखना चाहता था। उसका मानना था कि जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वे ताकतवर हैं, उन्हें सैनिक युद्ध और इसके लिए तैयार रहना चाहिए और महिलाओं को केवल अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना ही उनकी प्रमुखता है, उनकी जिम्मेदारी है। तो महिलाओं की स्थिति जो है वह घरों तक सीमित कर रख दी गई थी। केवल संतान पैदा करना, वो भी संतान आर्यनाटिक संतान हो, किसी दूसरा संतान न हो। जब भी कोई यहूदी बच्चे को जन्म देता तो उसे दंडित किया जाता। अब वांछित वर्ग के बच्चों को कोई महिलाएं जन्म देती तो उन्हें दंडित किया जाता। जब नार्डिक आर्य की नस्ल के बच्चे को जो औरतें जन्म देती उन्हें सम्मानित किया जाता। ऐसी महिलाएं जो 8 बच्चे जन्म देती उन्हें गोल्ड मेडल मिलता। जो औरतें 6 बच्चे जन्म देती उन्हें सिल्वर मेडल मिलता और जो औरतें 4 बच्चे जन्म देती उन्हें ब्रांज मेडल मिलता। तो महिलाओं की स्थिति जो है घरों तक सिमट कर रख दी गई थी और उनको केवल नार्डिक आर्य की संतान पैदा करना ही उनकी प्रमुखता थी। यदि यहूदी अश्वेत लोगों को यदि जन्म देती ये महिलाएं तो उन्हें दंडित किया जाता। तो इस तरीके से समाज में युवाओं की और महिलाओं की स्थिति को हम लोग देख सकते हैं। उसकी विचारधारा साम्राज्यवादी थी। उसकी विचारधारा ये थी कि जर्मनी की साम्राज्य सीमा को अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। इसी वजह से उसने पोलैंड पर हमला किया था और द्वितीय विश्व युद्ध हम लोग देख ही चुके हैं कि उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्यारे बच्चों, वह एक साम्राज्यवादी विचारधारा था। तानाशाही प्रवृत्ति के बल पर उसने पूरे विश्व को विश्व युद्ध में, महायुद्ध में झोंक दिया था, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी। लाखों करोड़ों की में लोगों की जाने गई थी, अरबों की संपत्तियां नष्ट हो गई थी। इसका जिम्मेदार हिटलर ही है। इसका एक किताब है मेन कैंप। अब बात करेंगे बच्चों प्रचार की कला। हिटलर के प्रचार की कला बड़ा अजीब थी। जब अवांछित यहूदियों को और अश्वेतों को सजा देता, मारता, तो उसे यह नहीं कहता कि मौत के घाट उतार दिया। जब निष्कासित कर दिया तो ये नहीं कहता कि मैंने देश से निष्कासित कर दिया, यानी उसके लिए ऐसी नकारात्मक शब्दों का चयन नहीं करता। प्यारे बच्चों, उसने प्रचार की कला के लिए मीडिया को, प्रेस को अपने नियंत्रण में कर लिया और मीडिया प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को खत्म कर दिया और जैसा वह चाहता था मीडिया वैसा ही उसे न्यूज प्रस्तुत करती थी, वैसा ही समाचार लोगों तक पहुंचाती थी। उस समय टेलीविजन तो नहीं था, लेकिन रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और पत्रिकाओं के माध्यम से झूठे प्रचार करवाया गया। मीडिया को पूरी तरह से नियंत्रित करते हुए और लोगों को भ्रम किया गया, लोगों में भ्रमित किया गया और इस तरीके से हिटलर ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाई थी। हिटलर ने बड़े बड़े रैलियां और सभाएं आयोजित की और उन सभाओं से लोगों का समर्थन हासिल किया, क्योंकि वह एक अच्छा वक्ता था। प्यारे बच्चों, हिटलर की तानाशाही प्रवृत्ति के बारे में हमने देखा कि वह जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र तो बनाया, लेकिन लोगों के नागरिक अधिकार को छीन लिया, स्वतंत्रताएं और समानताएं खत्म कर दिया और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, वह न्यायपालिका थी, निर्वाचन आयोग थी, संसद थी, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया। नष्ट का मतलब कि बिल्कुल खत्म नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर अपना प्रभाव जमा लिया और जैसा चाहता था वैसा ही न्याय व्यवस्था होता था, जैसा चाहता था वैसा ही निर्वाचन होता था, जैसा चाहता था वैसा ही कानून बनता था। इस तरीके से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों शासन के अंगों पर अपना पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जनता के अधिकार का खात्मा कर दिया गया था और नस्लवादी पर समाज का विभाजन कर दिया गया था और अवांछित वर्ग की श्रेणी में इन वर्गों को रख करके इनके ऊपर अत्याचार किया गया। और यही नहीं रुका, बल्कि जर्मनी ने
पोलैंड पर आक्रमण करके पूरी दुनिया को, यूरोप को खास तौर से विश्व युद्ध में झोंक दिया और परिणामतः अरबों करोड़ों लोग मारे गए, अरबों की संपत्तियां नष्ट हुई, जिससे पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। तो और नहीं, जापान के 2 प्रमुख नगर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बम का शिकार हुआ और ये सब जो रिस्पांसिबिलिटी है जिसके लिए यह उत्तरदायी है वह है हिटलर। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जर्मनी में नात्सीवाद और हिटलर के उदय के बारे में बातें कर ली, जो प्रथम विश्व युद्ध से शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में यह घटनाएं, हिटलर के उदय की सारी घटनाएं हम लोगों ने अध्ययन की। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग नात्सी विचारधारा को समझ चुके होंगे। एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि नात्सी विचारधारा क्या है। तो नात्सी विचारधारा वे विचारधारा है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए और वही व्यक्ति जो है शासन के सभी अंगों और शासन की प्रमुख संस्थाओं, वह लोकतांत्रिक संस्था जैसे संसद, वह संवैधानिक संस्था जैसे न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग इत्यादि इन सारी संवैधानिक संस्थाओं पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले और एक तानाशाही शासन प्रवृत्ति को जन्म दे और संसद की उपेक्षा कर अध्यादेश से कानून बनाए और उन कानूनों का क्रियान्वयन कर वहां की स्वतंत्रताएं, वहां के लोगों के अधिकार छीन ले और समाज को नस्ल और धर्म और जाति के आधार पर बांट करके किसी एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताए और दूसरे धर्म की उपेक्षा करे और उन पर अत्याचार करे। यही विचारधारा क्या है? यही विचारधारा फासिस्ट है, फांसीवाद है। यही विचारधारा नाजिज्म है, नात्सीवाद है। और इसी विचारधारा के जो मानने वाले थे, इटली में मुसोलिनी फांसीवाद के विचारक थे और जर्मनी में हिटलर नाजिज्म में नात्सीवाद के विचारक थे। इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस विचारधारा को और हिटलर के उदय और हिटलर की पॉलिसी को आप लोगों ने समझ लिया होगा और इस वीडियो को आप लोग बार-बार देखें। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक अब हम लोग शुरू करेंगे इसके आगे। तो आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।